मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में कुछ वैकल्पिक प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए मित्रों, देखते हैं क्या है, क्या क्वेश्चन है, क्या प्रश्न है। देखिए, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि गीता ज्यादा हंसती है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? पूछ रहा है कि गीता ज्यादा हंसती है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण अव्यय, ऑप्शन बी है संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन सी है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। बताइए मित्रों कि गीता ज्यादा हंसती है, इसमें कौन सा अव्यय बनेगा? क्रिया विशेषण बनेगा या संबंध बोधक बनेगा या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बनेगा या ए और बी दोनों बनेगा? बताइए मित्रों। यहां मित्रों ऑप्शन नंबर सी सही है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कौन अव्यय? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब परिमाण माने होता है मात्रा, वाचक माने बताने वाला, क्रिया माने क्रिया और विशेषण माने विशेषता। तो क्रिया विशेषण का मतलब क्रिया की विशेषता। तो क्रिया की विशेषता किस रूप में बताएगा? मात्रा के रूप में। यहाँ बताना क्या है? क्रिया की विशेषता। अब इसमें वाक्य में ढूंढो क्रिया कहाँ है? क्रिया क्या है? हंसती। अब हंसने का मात्रा क्या है? ये तो गीता करता हो गया, हंसने वाली तो करता हो गई। और ये ज्यादा क्या है? मात्रा है। तो क्रिया की विशेषता किस रूप में बता रहा है? मात्रा के रूप में। और मात्रा के रूप में बताएगा तो क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्लियर? अगर ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय ना दिया होता तब आपका क्रिया विशेषण हो जाता। तो क्रिया विशेषण अव्यय कितने प्रकार के? 4। रीतवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण सही होगा। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा मैंने तुम्हारे कारण पढ़ाई छोड़ दी। इस वाक्य में कौन सा अव्यय बनेगा? देखिए, कह रहा मैंने तुम्हारे कारण पढ़ाई छोड़ दी। इस वाक्य में कौन सा अव्यय बनेगा? ऑप्शन ए है समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन बी है क्रिया विशेषण अव्यय, ऑप्शन सी है संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन डी है विस्मयार्थ बोधक अव्यय। बताइए मित्रों। मैंने तुम्हारे कारण पढ़ाई छोड़ दी, इस वाक्य में कौन सा अव्यय बनेगा? समुच्चय बोधक बनेगा या क्रिया विशेषण बनेगा या आपका संबंध बोधक बनेगा या विस्मयार्थ बोधक अव्यय बनेगा? पहली चीज, ये खुद वाक्य स्पष्ट कर रहा है कि यहाँ क्या बनेगा। पहली चीज यहाँ ये जान लीजिए कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, संबंध बोधक अव्यय। और जहां भी चाहे वो सर्वनाम हो, संबंधवाचक सर्वनाम, चाहे वो आपके क्रिया विशेषण यानी अव्यय हो, क्रिया विशेषण छोड़ दीजिए, चाहे अव्यय हो, जहां भी संबंध लगेगा वहां इसका मतलब संबंध कारक रहेगा। और संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। तो यहाँ क्या लगा है? रे लगा है ना। तुम में रे लग गया, क्या हो जाएगा? तुम्हारे। तो यहाँ दोनों के बीच क्या है? संबंध है। और संबंध है तो क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। कौन अव्यय? संबंध बोधक अव्यय। क्लियर? अब प्रश्न नंबर 3 की बात कर रहे हैं कि मैंने यह पढ़ी थी। सॉरी, ये देखो क्वेश्चन गलत हो गया है, पढ़ा था कर देते हैं। चलो, मैंने यह पढ़ा था, जैसे हो गया, या मैंने यह पाठ, सॉरी इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। मैंने
यह पाठ पढ़ा था, मैंने यह पाठ पढ़ा था किंतु भूल गया। वो एक शब्द छूट गया था, पढ़ी थी इसलिए क्योंकि हम यहाँ लिखने वाले थे, मैंने यह कहानी पढ़ी थी किंतु भूल गया। ये यहाँ जो है पाठ लगा दिए तो पुल्लिंग हो गया, मैंने यह पाठ पढ़ा था किंतु भूल गया। इस वाक्य में किस अव्यय की निष्पत्ति हुई? कह रहा है मैंने यह पाठ पढ़ा था किंतु भूल गया। इस वाक्य में किस अव्यय की निष्पत्ति हुई? ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण अव्यय, ऑप्शन बी है समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन सी है संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन डी है स्थानवाचक अव्यय। बताइए मित्रों, मैंने यह पाठ पढ़ा था किंतु भूल गया। तो यहाँ पहली चीज जान लीजिए, यहाँ दो उपवाक्य बन रहे हैं, एक मैंने यह पाठ पढ़ा था और दूसरा क्या हो जाएगा? भूल गया। और इसको जोड़ने वाला कौन है? किंतु। अब किंतु है तो जोड़ने वाला है, तो समूह का, दो उपवाक्यों के समूह का बोध करा रहा है, तो यहाँ आपका नंबर भी सही होगा, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय माने समूह, यानी कह सकते हैं जहाँ किसी वाक्य में दो उपवाक्यों को या दो वाक्यों को, दो उपवाक्यों को या दो खंडों को या कह सकते हैं शब्दांशों को, शब्दों को जोड़ने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ जो है क्या होता है? समुच्चय बोधक अव्यय। यानी जो शब्द दो उपवाक्यों को जोड़े उसी को समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाएगा। आइए मित्रों, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। कह रहा श्याम घर की तरफ रहता है। श्याम कहाँ रहता है? घर की तरफ रहता है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ऑप्शन ए है समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन बी है संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन सी है निपात, ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण अव्यय। बताइए, श्याम घर की तरफ रहता है। कहाँ रहता है? घर की तरफ रहता है। तो यह इस वाक्य में कौन सा अव्यय होगा? समुच्चय बोधक या संबंध बोधक या निपात या ऑप्शन डी क्रिया विशेषण अव्यय। बताइए मित्रों, यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संबंध बोधक अव्यय। अभी हमने जिक्र किया है संबंध बोधक अव्यय में का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने होता है। यहाँ की तरफ, घर की तरफ रहता है, और घर की तरफ रहता है कि दिशा का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? दिशा की ओर, की तरफ, के चारों ओर, ऐसे शब्द आ जाए तो वहां क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। क्लियर? और संबंध बोधक अव्यय है इस वाक्य में कौन अव्यय है? क्योंकि घर से उसका क्या है? संबंध है। चलिए आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। कह रहा मेरे घर के चारों ओर जंगल है। देखो यहाँ और आ गया ना, ये तो वही से पता चल। मेरे घर के चारों ओर जंगल है, रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है? मेरे घर के चारों ओर क्या है? जंगल है। रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय होगा? ये तो इसे पता चल गया होगा आपको। ऑप्शन ए है संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन बी है समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन सी है क्रिया विशेषण अव्यय, ऑप्शन डी है रीतिवाचक अव्यय। आइए बताइए मित्रों, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए संबंध बोधक अव्यय होगा। कौन अव्यय मित्रों? संबंध बोधक अव्यय। और संबंध कारक का क्या चिन्ह होता है? का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, नहीं। तो यहाँ क्या आया? के चारों ओर, घर के चारों ओर क्या है? जंगल है। आइए अब यहाँ बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 6 की। कह रहा है पानी के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। वाक्य में अव्यय है, पानी के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? यहाँ ऑप्शन ए है समुच्चय बोधक, ऑप्शन बी है परिमाणवाचक, ऑप्शन सी है क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी है संबंध बोधक अव्यय। फिर वही क्वेश्चन उसी तरह प्रकार का आ गया, पानी के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। इस वाक्य में कौन अव्यय बनेगा? समुच्चय बोधक बनेगा कि परिमाणवाचक बनेगा कि क्रिया विशेषण अव्यय बनेगा कि संबंध बोधक अव्यय? तो मित्रों इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, संबंध बोधक अव्यय बनेगा। कौन अव्यय? संबंध बोधक अव्यय, क्योंकि पानी के बिना, पानी से इसका संबंध है। जैसे कभी कभी दो प्रेमी होते हैं, कह देते हैं ना
मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तो तुम्हारे बिना का मतलब क्या हो जाएगा, वहां भी कौन अव्यय, संबंध बोधक। आइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, इस वाक्य में किस अव्यय की निष्पत्ति है। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, इस वाक्य में किस अव्यय की निष्पत्ति हुई है, बताइए। ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण अव्यय, ऑप्शन बी है स्थानवाचक, ऑप्शन सी है परिमाणवाचक, ऑप्शन डी है रीतिवाचक। बताइए मित्रों। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, विद्यमान होने का मतलब समझ लीजिए क्रिया है, और क्रिया के किसका बोध करा रहा है, सर्वत्र माने सभी जगह, और सभी जगह का बोध करा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। विद्यमान है मतलब स्थित है, और स्थित है मतलब क्रिया है, और क्रिया किसके स्थान का बोध करा रहा है, सर्वत्र सभी जगह, बस स्थान का नाम नहीं। क्यों, क्योंकि स्थान का नाम हो जाता तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, क्या हो जाता, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है बस इतना पढ़ लो काफी है, बस इतना पढ़ लो काफी है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय होगा। आइए ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण अव्यय, ऑप्शन बी है संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन सी है समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन डी है परिमाण बोधक अव्यय। बताइए मित्रों। बस इतना पढ़ लो काफी है, काफी लोग कह देते हैं ना, बहुत लोग कह देते हैं कि बस इतना पढ़ लो काफी है, इससे ज्यादा परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। बस इतना पढ़ लो काफी है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय बनेगा, क्रिया विशेषण अव्यय बनेगा, कि संबंध बोधक अव्यय बनेगा, कि समुच्चय बोधक अव्यय बनेगा, कि ऑप्शन नंबर डी परिमाणवाचक अव्यय। बताइए मित्रों। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी परिमाण माने मात्रा। बस भी मात्रा हो गया, इतना भी मात्रा हो गया, काफी भी मात्रा हो गया, और पढ़ना क्या हो गया, क्रिया। यहाँ किसकी मात्रा बता रहा है, क्रिया की मात्रा, इसलिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। कौन अव्यय, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय या परिमाण बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। आइए मित्रों हम लोग प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। आइए मित्रों हम लोग प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। क्या कह रहा, कह रहा तुमने तो हद ही कर दी, तुमने तो हद ही कर दी, इस वाक्य में कौन सा निपात बनेगा। तुमने तो हद ही कर दी, इस वाक्य में कौन सा निपात बनेगा, बताइए। ऑप्शन ए है स्वीकारात्मक निपात, ऑप्शन बी है आदर बोधक निपात, ऑप्शन सी है बल बोधक निपात, ऑप्शन डी है निषेधात्मक निपात। बताइए। तुमने तो हद ही कर दी, इस वाक्य में कौन सा निपात बनेगा, स्वीकारात्मक, या आदर बोधक, कि बल बोधक, या निषेधात्मक। बताइए मित्रों। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बल बोधक निपात बनेगा, और यहाँ निपात है कौन, तो और ही। तुमने तो हद ही कर दी, यहाँ जो है कौन निपात बनेगा, बल बोधक निपात। आइए मित्रों। स्वीकारात्मक निपात कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के। स्वीकारात्मक किसे कहा जाता है, जैसे स्वीकारात्मक का मतलब हम लोग किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं, जी 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 सर, जी हाँ, हाँ जी, स्वीकार करते हैं। अब आदर बोधक जब किसी नाम के पीछे लगता है, जैसे पिताजी, माताजी, बहन जी, ऐसे शब्द आ जाए नाम के बाद, संज्ञा के बाद जो जी लगता है उसे आदर बोधक कहा जाता है। निषेधात्मक में जैसे मत, खबरदार, ऐसे शब्द आ जाए तो वहां क्या हो जाएगा, निषेधात्मक। निषेध का मतलब लोग। और बल बोधक मतलब जहां तो, तक, पर, भी, केवल, सिर्फ, ऐसे शब्द आ जाए तो वहां क्या हो जाएगा, बल बोधक निपात। आइए मित्रों प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है तुम खाना खा रहे हो, वाक्य में सहायक क्रिया है। तुम
खाना खा रहे हो इस वाक्य में सहायक क्रिया है। आसन ये है खाना, आसन भी है खा, आसन सी है रहे, आसन डी है हो। बताइए मित्र, तुम खाना खा रहे हो इस वाक्य में कौन सा सहायक क्रिया है, कौन सा सब सहायक क्रिया है? यहाँ ऑप्शन नंबर डी है, जो हो है यही क्या है, सहायक क्रिया के रूप में, और मुख्य क्रिया कौन है, खा रहे। क्लियर। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 11 की। कह रहा है हमें उतना खाना चाहिए, हमें उतना खाना चाहिए जितना पच सके। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? हमें उतना खाना चाहिए जितना पच सके, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? आसन है परिमाणवाचक, आसन बी है समुच्चय बोधक, आसन सी है संबंध बोधक, आसन डी है विस्मयार्थ बोधक। बताइए मित्रों, हमें उतना खाना चाहिए जितना पच सके। जहां उतना जितना ऐसे शब्द आ जाए तो वहां क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्यों? हमें उतना खाना चाहिए, खाना चाहिए क्या हो गया, क्रिया हो गया, और क्रिया की मात्रा क्या है, उतना। अब पच सके क्या है, क्रिया है, पचने की क्रिया मात्रा क्या है, जितना। तो जहां उतना जितना ऐसे शब्द आ जाए वहां क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्लियर मित्रों। अब प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। कह रहा कि सुरेश आज दाएं बैठा है। सुरेश आज कहां बैठा है, दाएं। तो बैठना क्या है, क्रिया है, दाएं क्या है, स्थान है। इस वाक्य में किस अव्यय की निष्पत्ति होगी? आसन ए है समुच्चय बोधक, आसन बी है विस्मयार्थ बोधक, आसन सी है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, आसन डी है ए एंड बी दोनों। फिर से देखिए, सुरेश आज दाएं बैठा है। अब दाएं बैठा है तो दाएं क्या है, स्थान है, बैठने की क्रिया, स्थान क्या है, दाएं। तो यहाँ समुच्चय बोधक होगा कि विस्मयार्थ बोधक होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण की ए एंड बी दोनों। तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्थान का बोध करा रहा था, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्लियर। क्रिया की विशेषता किस रूप में बता रहा है, स्थान के रूप में। कहाँ बैठा, दाएं। तो जहाँ दाएं बाएं इधर उधर ऊपर नीचे आगे पीछे आ जाए तो वहां क्या हो जाएगा मित्रों, तो वहां स्थान वाचक क्रिया विशेषण अव्यय। आइए अब प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है सुशीला हर रोज कोचिंग जाती है। सुशीला हर रोज कहाँ जाती है, कोचिंग जाती है। अब यहां अगर देखा जाए तो इस वाक्य में कौन अव्यय है? देखिए, आसन यह है कालवाचक, आसन भी है रीतिवाचक, आसन सी है स्थानवाचक, आसन डी है परिमाणवाचक। सुशीला हर रोज मंदिर जाती है या सुशीला हर रोज कोचिंग जाती है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो कालवाचक अव्यय है, यह रीतिवाचक अव्यय है, यह स्थानवाचक अव्यय है कि परिमाणवाचक अव्यय है? यहाँ क्या हो जाएगा मित्रों, हर रोज का मतलब समय का बोध करा रहा है, और जाना क्या है, क्रिया है, और क्रिया का समय क्या है, हर रोज। यहाँ क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर। अब प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। कह रहा हवाएं कैसे चल रही हैं, मंद मंद चल रही हैं। हवाएं मंद मंद चल रही हैं, इस वाक्य में अव्यय है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय होगा मित्रों? हवाएं मंद मंद चल रही हैं, चल रही हैं क्या हो गया, क्रिया। मंद मंद क्या हो गया, चलने का तरीका। कैसे चल रही, धीरे धीरे मंद मंद। हवाएं क्या हो गया, करता। करता इसलिए क्योंकि यही काम कर रहा है। कौन चल रहा, हवा चल रही। तो आसन ये क्या हो जाएगा, कालवाचक है, आसन भी है रीतिवाचक, आसन सी है परिमाणवाचक, आसन डी है संबंध बोधक। बताइए मित्रों, हवाएं मंद मंद चल रही, मंद मंद क्या हो जाएगा, चलने का तरीका है, और चलने का तरीका कैसा है, रीत। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा मित्रों। ऑप्शन नंबर बी है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। चल रही है क्रिया हो गया, और चलने का तरीका मंद मंद। क्लियर। अब प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। कह रहा राम और श्याम विद्यालय जा रहे हैं।
राम और श्याम कहाँ जा रहे हैं? विद्यालय जा रहे हैं। इस वाक्य में कौन सा अव्यय होगा या इस वाक्य में अव्यय है? आइए देखिए, ऑप्शन नंबर ए है संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन बी है समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन सी है विस्मयार्थ बोधक अव्यय, ऑप्शन डी है कोई नहीं। राम और श्याम कहाँ जा रहे हैं? विद्यालय जा रहे हैं। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है कि विस्मयार्थ बोधक अव्यय है या इसमें कोई नहीं? यहाँ मित्रों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी समुच्चय बोधक अव्यय होगा। तो यहाँ समुच्चय का मतलब राम और श्याम के समूह का बोध करा रहा है, तो समुच्चय का बोध करा रहा है। और समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहा जाता है? जहाँ दो शब्दों या दो वाक्यों या उपखंडों या वाक्यांशों के बीच संबंध का बोध कराए, समूह का बोध कराए, समूह का बोध कराए, तो वहां क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय होगा। और जहां संबंध का बोध कराएगा तो वहां संबंध बोधक अव्यय। आइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। कह रहा वह पढ़ रहा है इसलिए टीवी नहीं देखेगा। कह दिया जाता है ना इसे, वह पढ़ रहा है इसलिए टीवी नहीं देखेगा। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? वह क्या कर रहा? पढ़ रहा, इसलिए क्या नहीं देखेगा? टीवी नहीं देखेगा। अब पहली चीज ऐसे पता चल रहा है, ए इतना एक उपवाक्य हो गया, पढ़ रहा है, और टीवी नहीं देखेगा एक उपवाक्य हो गया। दोनों को कौन जोड़ रहा? इसलिए, और इसलिए जोड़ने का काम कर रहा है। तो अव्यय पूछा इस वाक्य में कौन अव्यय है तो अव्यय इसलिए क्योंकि दोनों को जोड़ रहा है। और एक चीज जानिए, इसमें अब क्या होगा? ऑप्शन ए समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन बी है संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन सी है कालवाचक अव्यय, ऑप्शन डी है रीतिवाचक अव्यय। बताइए, वह पढ़ रहा है इसलिए टीवी नहीं देखेगा, जैसे वह खेल रहा है इसलिए पढ़ने नहीं जाएगा। तो ऐसे वाक्य आ जाए तो वहां क्या हो जाएगा मित्रों? तो वहां हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। ऑप्शन नंबर ए सही। क्यों? क्योंकि दोनों वाक्यों को कौन जोड़ रहा है? इसलिए यहाँ इसलिए जो शब्द है वो समुच्चय बोधक अव्यय, दो लोगों के दो वाक्यों के समूह को व्यक्त कर रहा है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।